स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। दिस इज़ द प्लेटफॉर्म ऑफ एसपी स्मार्ट हाइब्रिड कॉम्पिटिटिव स्कूलिंग सिस्टम। बच्चे, आज हम लोग क्लास 11th बायोलॉजी का चैप्टर 10th देख रहे हैं, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। इसका पैराग्राफ नंबर 8 देखेंगे और इस चैप्टर का वीडियो पार्ट नंबर 3 है। ठीक है, इस चैप्टर का 3rd पार्ट है ये, और एनसीईआरटी का पैराग्राफ नंबर 8 है। ठीक है, 8th पैराग्राफ बिल्कुल 7th पैराग्राफ को देखते हुए चलता है। ठीक है, 7th पैराग्राफ के अकॉर्डिंगली ही हम लोग 8th पैराग्राफ को रन करवाते हैं। ठीक है, देखो जैसे ये क्या बोलता है यहाँ पे, ये बोल रहा है कि इफ़ द इनिशियल अमाउंट ऑफ डीएनए इज डिनोटेड 2 देन इट इंक्रीज द 4C। ठीक है, एस फेज में जब डीएनए रेप्लिकेशन होगी तो अमाउंट कितना हो गया, 4C हो गया बेटा। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे भी बोल रहा है। हाउएवर देयर इज नो इंक्रीज इन क्रोमोसोम नंबर। However, there is no increase in chromosome number if the cell had diploid R2n number of chromosome at G1। ठीक है, G1 में क्या होता है बच्चे, कोई इंक्रीज नहीं आता क्रोमोसोम का। इवन आफ्टर एस फेज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन सेम। तो आप बोल सकते हैं बच्चे G1 में, एस में, G2 में क्रोमोसोम नंबर कैसा रहता है, सेम रहता है, सिर्फ डीएनए का कंटेंट क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है बच्चे, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। इन एनिमल सेल ड्यूरिंग एस फेज डीएनए रेप्लिकेशन बिगिन इन द न्यूक्लियस। ठीक है, एंड द सेंट्रियोल डुप्लीकेट इन द साइटोप्लाज्म। मैंने आपको पहले ही बताया था कि एनिमल सेल के न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन होती है, और साइटोप्लाज्म में सेंट्रोजोम मल्टीप्लाई होता है ना, सेंट्रियोल की डुप्लीकेशन जिससे सेंट्रोजोम बनता है। ठीक है, ड्यूरिंग द G2 फेज प्रोटीन आर सिंथेसिस, जैसे आज हमने पढ़ी थी ट्यूबलिन प्रोटीन, है ना, जो स्पिंडल फाइबर बनाती है, वो G2 फेज में सिंथेसिस हुई थी। प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस वाइल सेल ग्रोथ कंटिन्यूस। ठीक है, तो ये प्रोटीन रिक्वायर्ड होती है हमें माइटोसिस के लिए, जिस प्रोटीन का नाम ट्यूबलिन प्रोटीन है, और किस में, G2 फेज में सिंथेसिस होती है। ठीक है बेटा, ठीक है। फिर बता रहा है कि इसमें कुछ क्वेश्चन है जो आपने करने हैं। क्या क्वेश्चन है, हाउ डू प्लांट्स एंड एनिमल कंटिन्यू टू ग्रो ऑल देयर लाइव्स। सेल डिवीजन से। इसका आंसर क्या आएगा, थ्रू सेल डिवीजन। ठीक, नेक्स्ट, डू ऑल सेल्स इन अ प्लांट डिवाइड ऑल द टाइम। ठीक है, नहीं, ऐसा नहीं है कि हर टाइम सेल डिवाइड करेंगे, ज़रूरत पड़ने पे सेल डिवाइड कर सकता है। जैसे मेरिस्मेटिक सेल जो प्लांट्स में होते हैं वो कंटिन्यूसली डिवाइड करते हैं और फिर वो चेंज होकर परमानेंट में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आंसर आप क्या बोल सकते हो, कुछ टाइम तक सेल जो है वो डिवाइड करता है, फिर उसके बाद स्टॉप कर जाता है। मेरिस्मेटिक कंटिन्यूसली और परमानेंट स्टॉप कर देता है डिवीजन। डू यू थिंक ऑल सेल कंटिन्यू टू डिवाइड ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, ये बता, कैन यू टेल द नेम एंड द लोकेशन ऑफ द टिश्यू हैविंग द सेल दैट डिवाइड देयर लाइफ इन हायर प्लांट्स। ठीक है, जैसे हम बोल सकते हैं कि जो ये सेल कंटिन्यूसली डिवाइड करते हैं तो इनकी लोकेशन बता सकते हो। रूट एपिकल मेरिस्टम, देखो रूट एपिकल राम, रूट एपिकल मेरिस्मेटिक। ठीक है, एपिक्स रीजन, मानो ये आ गया एक रूट एपिकल, ये रूट एपिकल मेरिस्मेटिक रीजन, और ये आ गया शूट एपिकल मेरिस्मेटिक, ये आ गया सेम, और ये आ गया आपका रेम। इन दोनों जगह पे जो सेल्स होते हैं वो कंटिन्यूसली डिवाइड करते हैं। ठीक है, डू एनिमल हैव सिमिलर मेरिस्मेटिक टिश्यू। नो, एनिमल के अंदर मेरिस्मेटिक टिश्यू नहीं होते हैं। ये क्वेश्चंस कुछ थे, इनके आंसर मैंने आपको बताए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इसने फर्स्ट पैराग्राफ में कुछ क्वेश्चन पूछा था। हाउएवर देयर इज़ नो इंक्रीज इन क्रोमोसोम नंबर इफ़ द सेल हैड डिप्लॉयड R2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम एट G1 इवन S। देखो यहाँ पर सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। ठीक है, यहाँ पर बताया G1 फेज में क्रोमोसोम नंबर 2n होगा, मतलब 10। S में क्रोमोसोम नंबर कैसा होगा, 10 होगा। G2 में कैसा होगा, 10 होगा। M फेज में कैसा होगा, 10 होगा। मतलब G2 फेज में प्रोटीन सिंथेसिस होगी, ट्यूबलिन प्रोटीन, जो सिंथेसिस करेगी स्पिंडल फाइबर। तो यही चीज़ बता रहा है, देयर इज़ नो इंक्रीज इन द क्रोमोसोम नंबर इफ़ द सेल हैड डिप्लॉयड R2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम G1 में, इवन आफ्टर S फेज में द नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन सेम, है ना, दैट इज़ 2n। ठीक है बच्चे, ये चीज़ मैंने आपको बताई यहाँ पर। पहले का क्या था, सेल डिवीजन। सेकंड का मेरिस्मेटिक सेल पोजीशन, कंटिन्यूसली अगर ग्रोथ करेगा, रूट टिप, शूट टिप, व्हेन सेल मैच्योर, नॉट डिवाइड। ठीक है, ये मैंने आंसर बता दिया था। एक और आ गया बच्चों, एक और है, देखो पैराग्राफ नंबर 9। पैराग्राफ नंबर 9 में बोला है
यू हैव स्टडीड माइटोसिस इन अनियन रूट टिप सेल, ये पेरेंट सेल आ गया हमारा अनियन रूट टिप सेल। इट हैज़ 16 क्रोमोजोम इन ईच सेल, हर एक सेल में कितने हैं 16 क्रोमोजोम, उसमें से एक सेल हमने ले लिया। कैन यू टेल हाउ मेनी क्रोमोजोम विल सेल हैव इन G1 फेज, तो G1 फेज में 16 क्रोमोजोम होंगे, ठीक है। G1 फेज में कितने क्रोमोजोम होंगे 16 क्रोमोजोम, तो कितना होगा 2C होगा ये। आफ्टर एस फेज में भी 16 क्रोमोजोम होंगे, बट एस फेज में DNA रेप्लिकेट होकर वो 4C हो जाएगा बच्चे, ठीक है ना। एंड आफ्टर एम फेज है ना, G2 में भी 16 क्रोमोजोम 4C, और एम फेज में 16 क्रोमोजोम और 2C हो जाएगा बच्चे, अब 2C हो जाएगा बच्चे, क्योंकि एम फेज जब कंप्लीट हो जाएगी तो एम फेज में 2C हो जाएगा, क्योंकि साइटोकाइनेसिस होकर दोबारा से डॉटर सेल में उतने ही होंगे जितने पेरेंट सेल में होंगे बच्चे, ठीक है। मानो ऑनियन रूट टिप सेल्स, 2 सेल्स फॉर्म, ये एक सेल से हमने 2 सेल बना दिए, तो अब इसमें 2C आ जाएगा ना, हर एक सेल में 2C आ, ठीक है। देखो अब हमारे पास आता है पैराग्राफ नंबर 10। तो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो बच्चे, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करिए सभी, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, करेक्ट स्टेटमेंट बताना आपने इसका, ठीक है। पैराग्राफ 8 का करेक्ट स्टेटमेंट बताओगे। G1 इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ DNA रेप्लिकेशन, बिल्कुल सही है बच्चे, ठीक है। सेल एक्टिवली ग्रोन बट रेप्लिकेट DNA विद रिस्पेक्ट टू G1 फेज, सेल एक्टिवली ग्रो बट G1 में DNA रेप्लिकेट नहीं होता है, ये गलत हो जाएगा। एस फेज में DNA रेप्लिकेशन होगी और DNA अमाउंट इंक्रीज टू 4C हो जाएगा, इनिशियल अमाउंट 2C था, बट नो इंक्रीज क्रोमोजोम नंबर आफ्टर एस फेज, सही है। क्रोमोजोम नंबर रिमेन 2N, क्रोमोजोम नंबर रिमेन 2N रहेगा। DNA रेप्लिकेशन बिगिन इन साइटोप्लाज्म, DNA रेप्लिकेशन कहाँ होगी बच्चे, साइटोप्लाज्म, गलत हो गया, न्यूक्लियस में होनी चाहिए थी। और सेंट्रियल डुप्लीकेशन कहाँ होती है, साइटोप्लाज्म में, इसने न्यूक्लियस लिखा, ये गलत हो गया बेटा। इन G2 सेल ग्रोथ स्टॉप नहीं आएगा बच्चे, कंटिन्यूस आएगा, ठीक है, कंटिन्यूस आएगी, तो ये गलत हो गया, ठीक है। इन G2 प्रोटीन आर सिंथेसिस बाय माइटोसिस, ये ठीक है। तो कितने स्टेटमेंट हमारे, कितने स्टेटमेंट सही हैं बच्चे हमारे, 1 2 3 और 4 स्टेटमेंट हमारे सही है, बी पार्ट इज राइट आंसर, ठीक है। अब देखते हैं बच्चे हम लोग पैराग्राफ नंबर 10। देखो इसमें क्या बता रहा है, जैसे हमारे पास बोल रहा है कि सम सेल इन द अडल्ट एनिमल्स डू नॉट अपेयर टू एग्जिबिट डिवीजन्स, ठीक है। कुछ सेल्स होते हैं जो सेल साइकिल में डिवाइड नहीं करते हैं, जैसे हार्ट सेल आ गया, नर्व सेल्स आ गए, है ना। एंड मेनी अदर सेल्स डिवाइड ओनली ओकेजनली, ज़रूरत पड़ने पे डिवाइड करते हैं, अदरवाइज वो सेल डिवाइड नहीं करते हैं। ऐसे नॉर्मल सेल हमारा क्या होता है, नॉर्मल सेल साइकिल G1 S G2 और M फेज, ये नॉर्मल सेल साइकिल है बच्चे, ठीक है। बट देखो किसी कंडीशन में, जैसे कुछ कंडीशन में हमारे पास सेल क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। जैसे कौन कौन से सेल, वो कैसे हो सकता है, अगर हमारे टिश्यू डैमेज हो गए, इंजरी हो गई, या कोई डेथ कर जाता है सेल, तो उस कंडीशन में हमारे सेल जो है एज नीड टू रिप्लेस द सेल दैट हैव बीन लॉस्ट बिकॉज ऑफ इंजरी या डेथ सेल, उस कंडीशन में बट उसमें होता क्या है, दीज सेल्स दैट डू नॉट डिवाइड, जो सेल डिवाइड नहीं करते हैं वो किस में एग्जिट कर जाते हैं, G1 फेज से एंटर कर जाते हैं इनएक्टिव स्टेज में, जिसको हम G0 फेज कहते हैं, दैट इज क्विसेंट स्टेज, ठीक है। जो सेल एक्टिव नहीं करना चाहते हैं लाइक नर्व सेल्स, हार्ट सेल, ये G1 से एग्जिट करके किस में चले जाते हैं, G0 फेज में चले जाएंगे। G0 फेज एक इनएक्टिव स्टेज है, सेल डिवाइड नहीं करता है बट मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है, ये नीट का क्वेश्चन है, ठीक है। ठीक, ज़रूरत पड़ने पे G0 से G1 में वापस आएगा, सेल रिटर्न इंटर टू G1 एंड देन S, फिर G2 और फिर M फेज में जाएगा, ठीक है। सही है बच्चे, देखो ऑफ द सेल साइकिल इन दिस स्टेज रिमेन मेटाबॉलिकली एक्टिव बट नो लॉन्गर प्रोलिफरेट, लंबे समय तक डिवाइड नहीं करेगा अनलेस कॉल्ड ऑन टू डू सो डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, जितनी ऑर्गेनिज्म को रिक्वायरमेंट होगी उसी हिसाब से वो डिवाइड करेगा। तो यहाँ पर हमने नई चीज़ सीखी है, G0 फेज, और G0 फेज G1 के अपोजिट में होती है। अगर सेल सक्षम नहीं है डिवाइड करने के, तो वो सेल मूव कर जाएगा G0 में, ठीक है, वो S फेज में एंटर ही नहीं करेगा, ठीक है। ज़रूरत पड़ने पे G0 से वो G1 में आएगा और दोबारा S में जाएगा और DNA रेप्लिकेशन करेगा, ठीक है। कौन कौन से सेल हैं जो ज़रूरत पड़ने पे डिवाइड करते हैं, हार्ट सेल, नर्व सेल जो हैं, ठीक है, ये सेल जो हैं वो ज़रूरत पड़ने पे ही डिवाइड करते हैं, और जब वो डिवाइड नहीं करना है तो वो कहाँ चले जाएंगे, G0 फेज में चले जाएंगे।
ठीक है, वहाँ पर वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं बोल सकते। अब देखो जैसे हमारे पास है, इन एनिमल्स माइटोटिक सेल डिविजन्स ओनली सीन इन डिप्लॉयड सोमेटिक सेल्स। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना। एनिमल सेल्स के अंदर माइटोटिक डिवीजन सिर्फ किस में दिखती है बच्चे? डिप्लॉयड सोमेटिक सेल्स में देखने को मिलती है। किस में? डिप्लॉयड सोमेटिक सेल। डिप्लॉयड सोमेटिक सेल कैसे हो गए? 2n हो गए। डिप्लॉयड सोमेटिक सेल कैसे होते हैं? डिप्लॉयड 2n होते हैं। और n कैसे होते हैं? हैप्लॉयड सेल्स। ठीक, तो हमेशा एनिमल्स के अंदर डिप्लॉयड सेल में ही माइटोसिस देखने को मिलती है। एक्सेप्शन क्या है बच्चे? फ्यू एक्सेप्शन वेयर हैप्लॉयड सेल इसके डिवाइड बाय माइटोसिस। एनिमल के अंदर एक्सेप्शन है कि हैप्लॉयड सेल माइटोसिस करे, है ना। वो कौन सा है? फॉर एग्जांपल मेल हनी बी जिसको हम ड्रोन कहते हैं। क्या बोलते हैं? ड्रोन। जो ड्रोन होता है बेटा, है ना, हनी बी फैमिली से जो मेल होता है जो क्वीन को फर्टाइल करता है, दैट इज़ ड्रोन। वो कैसे प्रोड्यूस करता है? माइटोसिस करके, ठीक है। ऐसे मेजॉरिटी एनिमल जो हैं वो डिप्लॉयड सेल्स माइटोसिस करते हैं, बट हैप्लॉयड सेल एक्सेप्शनल है मेल ड्रोन के केस में जो माइटोसिस शो करता है, ठीक है, ठीक है। ये देखो हनी बी एग्जाम्पल, अगेंस्ट दिस द प्लांट कैन शो माइटोटिक डिवीजन इन बोथ हैप्लॉयड सेल और डिप्लॉयड सेल। प्लांट सेल जो है वो हैप्लॉयड सेल और डिप्लॉयड सेल दोनों में माइटोसिस शो करता है। फ्रॉम योर रिकलेक्शन ऑफ एग्जाम्पल ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन प्लांट्स, ठीक है, जहाँ पर सेप्रोफिटिक और गेमेटोफिटिक स्टेज आप देखते हो चैप्टर 3 में, आइडेंटिफाई प्लांट स्पीशीज एंड स्टेज एट विच माइटोसिस इज सीन इन हैप्लॉयड एंड डिप्लॉयड, ठीक है। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल और डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल आप जहाँ देखते हो तो वहाँ पर आप देख सकते हो कि एक सेल ऐसा है जो माइटोसिस हैप्लॉयड कंडीशन में भी शो करता है और माइटोसिस डिप्लॉयड कंडीशन में। बट एनिमल के केस में सिर्फ और सिर्फ जो सोमेटिक सेल्स होते हैं जिनको हम बॉडी सेल कहते हैं, देखो ये सोमेटिक सेल्स हैं एनिमल के केस में जिनको हम बॉडी सेल कहते हैं, ये डिप्लॉयड हैं, है ना, ये ही सिर्फ माइटोसिस शो करेंगे। माइटोसिस ओनली सीन इन डिप्लॉयड सेल। एक्सेप्शन है मेल ड्रोन लाइक हनी बी, है ना, जहाँ पर हैप्लॉयड सेल में माइटोसिस होकर हैप्लॉयड सेल बनेंगे, ठीक। जर्म सेल जैसे गोनेडल सेल, इनको हम रिप्रोडक्टिव सेल्स कहते हैं। एग्जाम्पल स्पर्म सेल्स एंड एग सेल अदर देन बॉडी सेल। मतलब गोनेडल सेल कौन से होते हैं? अदर देन सोमेटिक सेल्स। सोमेटिक सेल्स के अलावा जितने भी सेल्स हैं तो वो कौन से होंगे? आपके गोनेडल सेल्स होंगे बच्चे, ठीक है। तो प्लांट सेल्स के केस में दोनों ही बोथ हैप्लॉयड एंड डिप्लॉयड माइटोसिस शो करते हैं, ठीक है। जैसे n से n बन जाएगा और 2n से 2n बनेगा, ठीक। 2n डिप्लॉयड सेल है, माइटोसिस होकर 2n बनाएगा डिप्लॉयड सेल, मेजॉरिटी ऑफ एनिमल। एक्सेप्शन जैसे हनी बी का जो ड्राउन है मेल, उसमें n से n बनता है, ठीक है, मतलब हैप्लॉयड से हैप्लॉयड बनेगा, ठीक है बेटा। तो इसका आंसर करके बताओ बच्चे। इनकरेक्ट स्टेटमेंट, सम सेल इन एडल्ट हार्ट सेल डू नॉट डिवाइड एंड एंटर परमानेंट इन G0 phase. Some cell divide occasionally to replace the host cell. Due to injury they enter into G0 temporarily. G0 is inactive phase, cell is metabolically inactive. In this phase G0 is a part of interphase या cell cycle. Cell do not proliferate unless they are called on to do so on G0 phase. ये आंसर मुझे कमेंट में करके बताओ और सबका राइट होना चाहिए, समझ आए, और सारी क्लास का आंसर आना चाहिए, समझे, ठीक है बच्चे। तो बच्चे हमारा इंटरफेस कंप्लीट होता है। अब हम लोगों ने स्टार्ट करना है एम फेज, ठीक है। एम फेज हमने 23 आवर्स मतलब 24 आवर में एक सेल साइकिल कंप्लीट होता है, जिसमें हमने 23 आवर वाला प्रोसेस कंप्लीट किया है। अब हम लोग देख रहे हैं बच्चे एम फेज, और एम फेज मतलब माइटोटिक फेज 1 आवर में कंप्लीट होती है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या क्या हमने देखना है बच्चे। एम फेज में क्या है बच्चे? एम फेज में देखो हम लोग देखेंगे कि दिस इज़ द मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड ऑफ द सेल साइकिल, ठीक है। एम फेज मतलब आपको ध्यान रखना है कि हमारा G1, S, G2 और एम फेज चल रहा है, तो ये इंटरफेज कंप्लीट हो गया, अब एम फेज स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो एम फेज में हम लोग देख रहे हैं मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड, मतलब माइटोसिस देख रहे हैं वो लोग सेल साइकिल का, इन्वॉल्विंग अ मेजर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्चुअली ऑल कंपोनेंट ऑफ द सेल। रीऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है बच्चे रीडिस्ट्रीब्यूशंस, है ना। देखो जैसे सिंस द नंबर ऑफ क्रोमोजोम इन द पेरेंट, कितने हैं? 46 अगर पेरेंट में क्रोमोजोम है, तो प्रोजनी मतलब डॉटर सेल में भी कितने आएंगे बच्चे? 46 क्रोमोजोम आएंगे। तो इसको बोला गया है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्चुअली कंपोनेंट ऑफ द सेल।
है ना। 46 से माइटोसिस करके हमने 46 डॉटर सेल में बना ली, ये रीडिस्ट्रीब्यूशन होगी बच्चे, ठीक है, किसकी, पेरेंट सेल की और प्रोजनी सेल्स की। इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज इक्वेशनल डिवीजन। अगर क्रोमोसोम नंबर पेरेंट और डॉटर सेल में सेम है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इक्वेशनल डिवीजन बोलेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखा इंटरफेज इतना होता है, इतना G1S और G2 ये इंटरफेज आ गया बच्चे, ठीक है। और फिर एम फेज जो है हमारा माइटोटिक फेज, इंटरफेज और एम फेज दोनों मिला के सेल साइकिल कहलाता है। एम फेज में हमारा कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। अब कैरियोकाइनेसिस स्टार्ट किया है और कैरियोकाइनेसिस के ये 4 फेजेस कंप्लीट होने के बाद साइटोकाइनेसिस होगा और फिर सेल डिवीजन होगी, समझ आई। देखो अब इसमें हम लोग आगे मूव करते हैं, ये आ गया हमारा एक पार्ट 13 पैराग्राफ जो है हमारा, ये 13 पैराग्राफ है। अब 13 पैराग्राफ में क्या कह रहा है, देखो, दो फॉर कन्वीनियंस माइटोसिस हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 4 स्टेजेस। एम फेज़ की 4 स्टेजेस कौन कौन सी आ गई बच्चे, एम फेजेस की 4 स्टेजेस कौन कौन सी आ गई, जिसमें हम न्यूक्लियर डिवीजन पढ़ रहे हैं, कैरियोकाइनेसिस पढ़ेंगे। इट इज़ वेरी इसेंशियल टू अंडरस्टैंड दैट सेल डिवीजन। सेल डिवीजन की अंडरस्टैंडिंग के लिए कैरियोकाइनेसिस की 4 स्टेजेस हमें देखनी पड़ेंगी, ठीक है। 4 स्टेजेस कौन कौन सी, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज, ठीक है। इट इज़ वेरी इसेंशियल टू अंडरस्टैंड द सेल डिवीजन इज़ अ प्रोग्रेसिव प्रोसेस। सेल डिवीजन एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, उसको हम प्रोग्रेसिव प्रोसेस कहते हैं। एंड वेरी क्लियर कट लाइन कैन नॉट बी ड्रॉन बिटवीन द वेरियस स्टेजेस, ठीक है। इन स्टेजेस के बीच में कोई क्लियर कट लाइन डिफाइन नहीं की गई। हम ये नहीं बोल सकते कि कौन सा स्टेज कहाँ पे ख़त्म हो रही है, ठीक है। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, ये कोई क्लियर कट लाइन नहीं है, डिमार्केशन नहीं है इनके बीच में, ठीक है। देखो अब जैसे मैं आपको बताता हूँ कि प्रोफेज हम लोग अब स्टार्ट करते हैं एम फेज़ की। हम पहली स्टेज माइटोसिस की फर्स्ट स्टेज दैट इज़ प्रोफेज, याद रखना G1S G2 M का कैरियोकाइनेसिस, फिर साइटोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस होगा, फिर साइटोकाइनेसिस होगा और फिर सेल 2 पार्ट में डिवाइड हो। तो कैरियोकाइनेसिस की हम कितनी टाइप पढ़ रहे हैं, 4 टाइप, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। तो अब कैरियोकाइनेसिस का प्रोफेज चल रहा है, फिर मेटा चलेगा, फिर एना चलेगा, फिर टेलो चलेगा और फिर जाके साइटोकाइनेसिस होगी, 1 से 2 सेल बनेंगे, ठीक है बेटा, ये क्लियर हुआ आपको, ठीक है। तो अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रोफेज, है ना, कैरियोकाइनेसिस की पहली स्टेज। सबसे पहले आप एक चीज़ समझो यहाँ पर बच्चे, ये डीएनए है हमारा, ओपन डीएनए है। तो डीएनए ओपन कब होता है बच्चे सेल में, डीएनए न्यूक्लियस में तब होता है बच्चे जब उसको डीएनए रेप्लिकेशन करनी होती है। तो डीएनए रेप्लिकेशन के टाइम एस फेज़ में डीएनए रेप्लिकेशन होती है और डीएनए ओपन एस फेज़ में होता है, ठीक है। फिर क्रोमेटिन क्या है, मतलब थोड़ा सा कंडेंस डीएनए, फोल्डेड डीएनए को, लेस कंडेंस डीएनए को हम क्रोमेटिन, हाईली कंडेंस्ड डीएनए जो होता है उसको हम क्रोमोसोम बोलते हैं, ठीक है। हाईली कंडेंस्ड डीएनए जो है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्रोमोसोम बोलेंगे। देखो अब यहाँ पे देखना बच्चे, मोर फोल्डेड डीएनए क्रोमोसोम, शॉर्ट होगा, थिक होगा, हाईली विजिबल होगा और हाईली कंडेंस्ड होगा। देखो हाईली कंडेंस्ड, ठीक है। क्रोमेटिन कैसा है, लेस फोल्डेड डीएनए होगा, लॉन्ग होगा, है ना, थ्रेड धागा जैसे, थिन होगा, लेस विजिबल होगा, लेस कंडेंस होगा और डीकंडेंस इसको हम बोलेंगे। कंडेंसेशन इसमें आई है, डीकंडेंसेशन खुलने को बोलते हैं, कंडेंसेशन को कॉइल होने को बोलते हैं, ठीक है। अगर मैं क्वेश्चन आपसे पूछूं कंडेंस फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम मतलब डीकंडेंस फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम, तो क्या है, डीकंडेंस फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम तो क्रोमेटिन हो गया ना बच्चे। कंडेंस फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन क्या है, क्रोमोसोम, क्रोमेटिन की कंडेंस फॉर्म क्रोमोसोम आ गया। तो क्रोमेटिन कंडेंस टू फॉर्म क्रोमोसोम, क्लियर, ठीक है। तो ये बेसिक सी बात मैंने आपको बतानी थी जो आपने सीख ली। ये डायग्राम एनसीईआरटी कहती है, एनसीईआरटी की डायग्राम है, देखना। यहाँ पे बोल रहा है कि प्रोफेज विच इज़ द फर्स्ट स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस, प्रोफेज इज़ द फर्स्ट स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस ऑफ माइटोसिस, फॉलो द SG2 फेज ऑफ इंटरफेज। SG2 के बाद क्या आता है ये, इन SG2 फेज द न्यू डीएनए मॉलिक्यूल्स, न्यू डीएनए मॉलिक्यूल्स आएगा, मतलब डीएनए रेप्लिकेशन एस फेज में होगी तो न्यू डीएनए मॉलिक्यूल आ जाएगा बच्चे। न्यू डीएनए मॉलिक्यूल फॉर्म्ड आर नॉट डिस्टिंक्ट, न्यू डीएनए मॉलिक्यूल तो बनेगा बट ये क्लियर डिस्टिंक्ट नहीं होगा, नॉट डिस्टिंक्ट, इंटरवाइंड होगा, मतलब डीएनए इंटरवाइंड मीन्स ट्विस्टेड होगा, कैसा होगा, ट्विस्टेड होगा, कुछ ऐसा होगा, ठीक बच्चे। जैसे ही प्रोफेज आती है, प्रोफेज अराइज, प्रोफेज इज मार्क्ड बाय द इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम, मतलब जैसे ही प्रोफेज आती है तो क्रोमेटिन कंडेंस होना शुरू हो जाता है,
प्रोफेज मार्क्ड बाय द इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल डीएनए। क्रोमोसोमल डीएनए का मतलब जेनेटिक मटेरियल डीएनए। डीएनए क्या होना शुरू हो जाएगा, कंडेंसेशन होना शुरू हो जाएगा। तो कंडेंसेशन ऑफ डीएनए मतलब डीकंडेंस खुला हुआ, और कंडेंस मतलब हाईली, क्रोमेटिन कंडेंसेशन होना शुरू हो जाती है। तो पहले कैसा था, इंटरवाइन डीएनए था, ट्विस्टेड था। प्रोफेज आई तो डीएनए अनटेंगल्ड हो गया। डीएनए कैसा हो गया बच्चे, अनटेंगल्ड हो गया ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्रोमेटिन कंडेंसेशन। जब क्रोमेटिन की कंडेंसेशन आई तो डीएनए कैसा हो गया, अनटेंगल्ड। इसको अनटेंगल्ड बोलेंगे, इसको ट्विस्टेड बोलेंगे बच्चे। क्रोमेटिन को ट्विस्टेड बोलेंगे, क्रोमोसोम को हम अनटेंगल्ड बोलेंगे। ठीक है बेटा, ऐसी शक्ल तो आपको नहीं दिखेगी अभी प्रोफेज में, बट आप बोल सकते हो कि थोड़ा सा विजिबल। देखो ना, ये और ये अर्ली है, ये लेट है। तो अर्ली में कुछ ऐसे धागे दिखते हैं, बट लेट में थोड़ा थिक थिक दिखना शुरू हो जाता है। ठीक है बेटा, ठीक है। तो अब हम लोग इसका क्वेश्चन करेंगे बच्चे। क्वेश्चन करो, करेक्ट स्टेटमेंट बताओ इसका। एम फेज क्या है, ड्रामेटिक पीरियड ऑफ इंटरफेस इन्वॉल्विंग रिऑर्गेनाइजेशन ऑफ, ठीक है। सेकेंड बताओ, नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन पेरेंट्स एंड डॉटर प्रोजनी सेम, सो कॉल्ड रिडक्शनल नहीं इक्वेशनल डिवीजन आएगी। ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। ठीक है, इंटरफेज नहीं आना था बच्चे, सेल साइकिल आता या माइटोसिस, ये भी गलत हो गया, ये गलत, ये गलत। माइटोसिस कैरियोकाइनेसिस डिवाइडेड इनटू 4 स्टेजेस, एम फेज इज डिवाइडेड इनटू कैरियोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस, सी वाला राइट है। सेल डिवीजन, एम फेज इज प्रोग्रेसिवली कंटिन्यूसली प्रोसेस एंड क्लियर कट लाइन, क्लियर कट नहीं, नॉट क्लियर कट लाइन ड्राइंग बिटवीन द डिफरेंट स्टेजेस। दो स्टेजेस के बीच में क्लियर कट लाइन तो नहीं है। ठीक है, इनके बीच में क्लियर कट लाइन नहीं है, तो ये भी गलत हो गया बेटा। ठीक है, ये भी गलत हो गया हमारा। ठीक है, तो सही कौन सा है हमारा, सी वाला पार्ट जो है ये सही आंसर है। ठीक है बच्चे, अब हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखना, बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग सा है। बस 2 ही पैराग्राफ हैं, पैराग्राफ 14 अब हम देखते हैं। देखो, सबसे पहले अब आपने देखना है कि सेल कहाँ एंटर हो चुका है बच्चे। सेल कहाँ एंटर हो चुका है, प्रोफेज स्टेज में एंटर हो चुका है। सेल कहाँ एंटर हो गया है बेटा, प्रोफेज स्टेज में सेल एंटर हो चुका है। ठीक है, अब देखो, अब हमारे पास क्या है, जैसे ही बच्चे सेल प्रोफेज स्टेज में एंटर होता है, प्रोफेज स्टेज किसकी है, माइटोसिस की है, माइटोसिस की है। तो इसमें क्या हो जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी जो होती है, ये क्या हो जाएगी बेटा, डीजनरेट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डीजनरेट हो जाएगी। और सेंट्रोजोम मूव हो जाएगा बच्चे अपोजिट पोल के लिए, ये सेंट्रोजोम है। ठीक है, ये सेंट्रोजोम। तो अब प्रोफेज स्टेज जो माइटोसिस की है, सेल जब प्रोफेज स्टेज में एंटर करता है तो ये सारी चीज़ें डिसइंटीग्रेट हो जाएंगी, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर में, तो सारी चीज़ें साइटोप्लाज्म में आ जाएंगी बच्चे। देखो, ये सारी चीज़ें कहाँ हैं, ये क्रोमोजोम है ना, ये सेंट्रोजोम कहाँ है, साइटोप्लाज्म में है बेटा। ठीक है, तो अब आपने देखना है कि इसमें देखो, प्रोफेज स्टेज में कितने क्रोमोजोम हैं, जितने सेंट्रोमियर उतने क्रोमोजोम, कितने, 4 क्रोमोजोम आगे बच्चे, इसमें 4 क्रोमोजोम आगे। ठीक है, और इन क्रोमोजोम के ऊपर ये रेड कलर के थ्रेड लाइक क्या है, ये डीएनए है बेटा। ठीक है, ये क्या है, डीएनए है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि आपको एस फेज में ही देखा था कि सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन हुआ था, सेंट्रोजोम बना था, तो 2 यहाँ पे बन गए। ठीक है, एक ही है और एक ही है, 2, तो 2 यहाँ पे बन गए। तो ये इधर से मूव हो गया इधर के लिए। ठीक है, सेंट्रोजोम मूव टुवर्ड द अपोजिट पोल, एक पोल ये है, एक पोल ये है। ठीक है, अब दूसरी बात यहाँ पर, अब इसी सेल के साइटोप्लाज्म में क्या हो रहा है, सेल के साइटोप्लाज्म में क्या हो रहा है, माइक्रोट्यूब्यूल मतलब ट्यूबुलिन प्रोटीन्स बन रहे हैं, 1 2 3 4, क्या बन रहे हैं, ट्यूबुलिन प्रोटीन्स बन रहे हैं, माइक्रोट्यूब्यूल जिनको बोला जाता है, ट्यूबुलिन प्रोटीन्स। ठीक, हमने बोला था कि G2 फेज में ये ट्यूबुलिन प्रोटीन सिंथेसिस होते हैं जो माइटोसिस के लिए हेल्प करते हैं, और इन्हीं को हम स्पिंडल फाइबर कहते हैं। ठीक है, और कुछ स्पिंडल फाइबर इधर भी बनते हैं, कुछ स्पिंडल फाइबर जो हैं यहाँ पर भी बनेंगे, कहाँ पर, आपके सेंट्रोजोम में। जो स्पिंडल फाइबर सेंट्रोजोम से राइज होते हैं उनको हम एस्टर कहते हैं, और ये सेंटर वाले स्पिंडल फाइबर और सेंट्रोजोम वाले स्पिंडल फाइबर को हम एस्टर और स्पिंडल फाइबर दोनों मिला के हमारा माइटोटिक एपरेटस कहलाएगा, जिसको हम सेल डिवीजन कहते हैं। ठीक है, माइटोटिक एपरेटस जो होता है वो किस में हेल्प करता है, सेल डिवीजन में हेल्प करेगा। ठीक है, देखो, इसको
अब बताओ, अब आपने यहाँ पे एक चीज़ बतानी है कि प्रोफेज स्टेज में नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना था। प्रोफेज स्टेज में सेल के पास क्रोमोसोम कितने थे? 4, ठीक, अभी काउंट किए। तो क्रोमेटेड इन ईच क्रोमोसोम 2, क्योंकि एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन हो गई है। डीएनए अमाउंट 2C से 4 हो गया बच्चे, क्योंकि एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन हो गई, 2C से 4C हो गया। क्रोमोसोम आर लोकेटेड इन साइटोप्लाज्म, ना कि न्यूक्लियस, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट हो गई है जैसे ही प्रोफेज में सेल एंटर किया है। बात समझ आई बच्चे? समझ आई बात? ठीक है, अब इसको ज़रा आप रीड करो, इसको ज़रा आप रीड करो। जब आप इसको रीड करोगे तो आपको ये 2 क्वेश्चन बन जाएंगे, 14 और 15 पैराग्राफ। देखना, पहले हम इसको रीड करते हैं, अब आपको दोनों ही समझ आ जाएंगे। देखो ज़रा, सेंट्रोसोम्स विच हैज़ अंडरगोन डुप्लीकेशन ड्यूरिंग इंटरफेज। इंटरफेज के कौन से? इंटरफेज के कौन से? एस फेज में जाकर बिगेन टू मूव टुवर्ड द अपोजिट पोल ऑफ द सेल्स, है ना, ऊपर से वो मूव हो गए नीचे के लिए। ईच सेंट्रोसोम रेडिएट आउट माइक्रोट्यूब्यूल, हर एक सेंट्रोसोम जो है वो ऐसे करके क्या बना रहा है? रेडिएट आउट बना रहा है, जिनको माइक्रोट्यूब्यूल्स कहते हैं। उन्हीं को क्या कहा है एनसीईआरटी ने? एस्टर। द टू एस्टर टुगेदर, जब दोनों साइड के एस्टर कंबाइन होंगे विद स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल फाइबर कहाँ? सेंटर में था, क्या बनेगा? माइटोटिक एपरेटस बनेगा। सेल एट द एंड ऑफ प्रोफेज, सेल जब एंड ऑफ प्रोफेज पे है, व्हेन व्यूड अंडर द माइक्रोस्कोप, ठीक है, तो हमें माइक्रोस्कोप में ये दिखना शुरू हो जाते हैं, क्या? आपके स्पिंडल फाइबर्स, ठीक है। डू नॉट शो गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ठीक है, व्हेन व्यूड अंडर माइक्रोस्कोप। अच्छा, सेल एट द एंड ऑफ प्रोफेज जब हम देखते हैं, व्हेन व्यूड अंडर माइक्रोस्कोप, हमें माइक्रोस्कोप में क्या नहीं दिखता? डू नॉट शो गोल्गी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। बोल रहा है कि जब हम एंड ऑफ प्रोफेज में देखते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर सेल को, तो उस समय हमें गोल्गी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं दिखती है। ठीक है बच्चे, तो ये क्लियर हो गया सभी को, ये वाला पैराग्राफ। अब ये देख लो एक बारी ऊपर वाला, ये देखो। द सेंट्रोसोम्स विच अंडरगोन डुप्लीकेशन ड्यूरिंग एस फेज ऑफ इंटरफेज now begin to move toward opposite pole of the cell. The completion of prophase can thus mark the following characteristic events. क्रोमोसोमल मटेरियल कंडेंस होगा बच्चे, मतलब अर्ली से लेट प्रोफेज, टू फॉर्म कम्पैक्ट माइटोटिक क्रोमोसोम बनेगा बेटा। क्रोमोसोम आर सीन टू बी कंपोज टू क्रोमेटिड अटैच टुगेदर एट द सेंट्रोमियर। ठीक है, तो क्या होगा बेटा? देखो, ठीक है बच्चे, आपको ये समझ में आ गया ये क्या हो रहा है? कंडेंस फॉर्म कॉम्पैक्ट माइटोटिक डिवीजन, जब कॉम्पैक्ट हो जाएगी माइटो, क्रोमोसोम आर सीन टू बी कंपोज टू क्रोमेटिड अटैच टुगेदर एट द सेंटर। ठीक है, तो अब ये जो आपको स्पिंडल फाइबर दिख रहे हैं, ये किसके साथ अटैच हो जाएंगे बच्चे? ये स्पिंडल फाइबर के साथ अटैच हो जाएंगे। ठीक है, ये ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, ये ऐसे अटैच हो जाएंगे। ठीक है, ये सेंट्रोमियर के साथ अटैच हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग देखेंगे, अभी जैसे हमने क्या क्या देखा, 14 और 15 पैराग्राफ हमने किया। अब हम लोग देखते हैं, ये देखो, अब हम 15 पैराग्राफ का PYQ ट्राई करते हैं। ठीक है, 15 पैराग्राफ का PYQ ट्राई करते हैं। देखो ज़रा, हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? प्रोफेज इज सेकेंड फेज, सेकेंड फेज नहीं आएगा बच्चे, फर्स्ट फेज, फर्स्ट स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस ऑफ माइटोसिस फॉलो G2, पहला ही गलत हो गया बेटा। सेकेंड, इन S and G2 phase DNA are distinct, S and G2 phase DNA are distinct but not intertwined, ये भी गलत हो गया ना बच्चे। S phase और G2 phase में DNA not clearly visible and intertwined, ये देखो, यहाँ पे देखो ज़रा, DNA ट्विस्टेड कब है? प्रोफेज अराइज होने के बाद DNA अनटेंगल्ड कब हुआ? अब इसका आंसर करो। इन S and G2 फेज DNA आर डिस्टिंक्ट बट नॉट इंटरवाइंड, तो हमें कैसा दिखा था? इंटरवाइंड दिखा था। तो अब बताओ ये सही है गलत है? इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम मटेरियल इन प्रोफेज, इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम मटेरियल आर क्रोमोसोमल मटेरियल इन प्रोफेज, इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम इन प्रोफेज, ये बताओ क्या है?
सेंट्रोजोम विच डुप्लीकेट इन G2 फेज स्टार्ट मूविंग टूवर्ड अपोजिट पोल। सेंट्रोजोम विच डुप्लीकेट इन G2 फेज, सेंट्रोजोम डुप्लीकेट G2 फेज में नहीं हुआ था बच्चे, S फेज में हुआ था। G2 फेज स्टार्ट मूविंग टूवर्ड द अपोजिट पोल, ये तो S फेज में हुआ था बेटा, है ना। कम्पैक्ट क्रोमोजोम फॉर्म्ड कंपोज्ड ऑफ 1 क्रोमेटिड ओनली, 1 थोड़ी आएगा बच्चे, 2 क्रोमेटिड आएंगे बेटा। ईच सेंट्रोमियर रेडिएट माइक्रोट्यूब्यूल कॉल्ड एस्टर, ट्रू और फॉल्स बताओ। द 2 एस्टर टुगेदर विद स्पिंडल फाइबर कॉल्ड माइटोटिक एपरेटस। ईच सेंट्रोजोम रेडिएट माइक्रोट्यूब्यूल, अच्छा द 2 एस्टर टुगेदर विद स्पिंडल फाइबर कॉल्ड माइटोटिक एपरेटस, ट्रू और फॉल्स। सेल एट एंड ऑफ प्रोफेज शो गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सेल एट एंड ऑफ प्रोफेज शो गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो ये भी गलती है बच्चे, तो आप मुझे इसका आंसर करके बताओगे सभी बच्चे, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो अच्छे से, जितनी आपने वीडियो देखी है मुझे पता चलेगा कि आपने पैराग्राफ 15 का जो PYQ है उसमें कितने स्टेटमेंट सही हैं ये आपने बताना बच्चे, ठीक है। तो जितना हमने बच्चे अभी तक पढ़ा है, ठीक है, जितना हमने अभी तक पढ़ा है उस सारे के मैंने वीडियो आपको सेंड कर दिए हैं बच्चे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पैराग्राफ नंबर 16 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हमारा 16 पैराग्राफ नेक्स्ट क्लास में आएगा, ठीक है बच्चे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।